कर्मचारियों ने पुलिस कप्तान से लगाई न्याय की गुहार। और गोहाना में फाइनेंसरों से तंग, दुकानदार ने किया आत्महत्या, सुसाइड नोट से हुआ खुलासा, 2 पुलिसकर्मियों सहित 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज। नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। सीएम मनोहर लाल ने सुशासन सहयोगियों के साथ समीक्षा बैठक की और इस बैठक में सीएम मनोहर ने कहा कि भूटान देश में इज ऑफ लिविंग इंडेक्स चलता है। इसके आधार पर प्रदेश में अच्छे पैरामीटर बनाए जिससे सभी लोग खुश रहें। इसके अलावा सीएम मनोहर ने कहा कि सरकार की योजनाओं की जमीनी स्तर पर गति बढ़े और उनका लाभ अंतिम पायदान पर खड़े होकर हर व्यक्ति को मिले। सीएम ने आगे कहा कि हर गांव का विकास करने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल बनाया गया है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति गांव के विकास से संबंधित मांग कर सकता है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च स्तर की शिक्षा के लिए मॉडल संस्कृति स्कूल, प्राइमरी शिक्षा के लिए प्ले स्कूल और आदर्श स्कूल बनाए गए हैं। वहीं सीएम ने ई ऑफिस यूजर के अनुभव को बेहतर बनाने की समस्या निवारण प्रणाली का उद्घाटन किया। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर पुस्तक का भी विमोचन किया। सीएम मनोहर लाल ने सुशासन सहयोगियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम मनोहर ने कहा कि भूटान देश में इज ऑफ लिविंग इंडेक्स चलता है और इसके आधार पर प्रदेश में अच्छे पैरामीटर बनाए जिससे कि सभी लोग खुश रहे। इसके साथ ही सीएम मनोहर ने कहा कि सरकार की योजनाओं की जमीनी स्तर पर गति बढ़े और उनका लाभ अंतिम पायदान पर खड़े हर इंसान, हर एक व्यक्ति को होना चाहिए। सीएम ने आगे कहा कि हर गांव का विकास करने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल भी बनाया गया है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति गांव के किसी से संबंधित मांग कर सकता है। कोई भी विकास उससे संबंधित देश की माटी तपोभूमि हर। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आयोजित होने वाली पुलिस कांस्टेबल जीडी की लिखित परीक्षा के सफल संचालन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां कर ली गई हैं। आज सुबह 8:30 से परीक्षार्थियों को एंट्री दी गई और परीक्षा 10:30 तक चलेगी। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये सर्कुलर रोड स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल रेवाड़ी के बाहर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सुरक्षा के मद्देनजर अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां भी तैनात रही। इलाके की नाकेबंदी की गई। ऐलनाबाद उपचुनाव के लिए 211 पोलिंग बूथ बनाए गए थे, उनमें से 121 बूथों को संवेदनशील और अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया था। ऐलनाबाद विधानसभा सीट पर 1,85,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें 58,000 से ज्यादा पुरुष हैं जबकि 86,000 महिलाएं हैं। ऐलनाबाद में 19 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जनता ने ईवीएम में कैद कर दिया है, लेकिन यह मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो के बीच में है। बीजेपी से गोविंद कांडा, इनेलो से अभय सिंह चौटाला और कांग्रेस से पवन बेनीवाल की किस्मत ईवीएम में कैद 2 नवंबर को वोटों की गिनती होगी और ये साफ हो जाएगा कि ऐलनाबाद किसका होगा। तो ऐलनाबाद उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी, सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और 2 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। आने वाले चुनाव परिणाम को लेकर इनेलो प्रदेश प्रवक्ता सुखबीर तंवर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रवीण शर्मा ने। साथ मौजूद है इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश प्रवक्ता सुखबीर तंवर। उनसे जानते हैं कि क्या आंकड़े कहते हैं, क्या उनकी स्टडी कहती है ग्राउंड पर के अब रिजल्ट में क्या आएगा, क्योंकि आईएनएलडी के अभय चौटाला वहां से एक सशक्त उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। जी तंवर साहब, देखिए, जिस प्रकार से ये चुनाव क्यों हुआ उस पर छोटी टिप्पणी करना बहुत जरूरी है। आज इस चुनाव का कारण क्या बना, निसंदेह जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए जो काले कानून लेके आए उनके विरोध में और किसान आंदोलन के समर्थन में
अभय सिंह चौटाला जी ने त्यागपत्र दिया, उसके बाद ये चुनाव हुए। ये चुनाव किसी पार्टी या दल का चुनाव नहीं है, ये किसान और पूंजीपति व्यवस्था के बीच कहीं ना कहीं एक जनमत संग्रह है। ये चुनाव ये तय करेगा कि इस प्रदेश का और इस देश का किसान पूंजीवादी व्यवस्था के तहत अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, या जो किसान आंदोलन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने ये काले कानून लेके आए, क्या उनका समर्थन करता है कि विरोध करता है। यही विषय था। और जिस प्रकार से विगत के जब से चुनाव शुरू हुआ और जिस प्रकार से चुनाव प्रचार हुआ, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना यह भी चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताती है कागजों में, और जननायक जनता पार्टी भी चौधरी देवीलाल की विरासत का दम भरती है। लेकिन जिस प्रकार से दोनों पार्टियों के पास उम्मीदवार भी नहीं था और दोनों पार्टियों के संगठन ने, दोनों पार्टियों के गठबंधन ने एक आयातित उम्मीदवार को एलनाबाद में उतारा, और उसके साथ साथ कांग्रेस के पास भी उम्मीदवार नहीं था, कांग्रेस भी एक दूसरे दल से आए हुए उम्मीदवार को वहां पे उतारा। निसंदेह इन दोनों पार्टियों के जितने भी लोग वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं, सबकी जमानत जब्त होनी तय है। जिस प्रकार से चुनाव प्रचार में ये पार्टियां धरातल पे लोगों के बीच नहीं जा पाई, उससे अपने आप में चुनाव का परिणाम स्पष्ट हो जाता है। तो और सब एक बात बड़ी तेजी से आ रही है और हर दल उस बात को उठा रहा है कि अभय चौटाला ने अगर दोबारा चुनाव लड़ना था तो उन्होंने रिजाइन ही क्यों दिया, क्यों प्रदेश के ऊपर एक उपचुनाव थोपा। विषय त्यागपत्र का नहीं है, विषय किसान आंदोलन को समर्थन देने का था। जिस प्रकार से किसान आंदोलन शुरू हुआ और उसमें जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने उसको दबाने की कोशिश करी, इंडियन नेशनल लोकदल ने और इंडियन नेशनल लोकदल के एकमात्र विधायक ने उस वक्त कहा था कि सरकार चेत जाए और 26 जनवरी से पहले इन कानूनों को वापस ले, नहीं तो वो विधानसभा से त्यागपत्र दे देंगे। निसंदेह इन्होंने 26 जनवरी से पहले नहीं लिया। हालांकि 26 जनवरी को भी जिस प्रकार से इन्होंने किसान आंदोलन को समाप्त अपने लोगों के द्वारा करवाने का प्रयास किया, वो इस देश और प्रदेश की जनता ने देखा। बात के धनी है, जुबान के सच्चे हैं, उन्होंने अपनी बात पे कायम रहते हुए 27 जनवरी को इस्तीफा दिया। उसके बाद हालांकि चुनाव तो पहले होना चाहिए था, लेकिन चुनाव से डरते हुए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में भी देरी करी, और इसके बाद ना इनके पास जब 8 महीने से कोई उम्मीदवार नहीं है, आप इस बात का स्वयं आकलन कर सकते हैं। निसंदेह भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी और कांग्रेस इस चुनाव में पूर्णतः विफल हो चुके हैं, अप्रासंगिक हो चुके हैं। आने वाले समय में अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल जो उसकी पुराना समय था उसी दौर में वापस आएगी। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ सुखबीर तंवर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी अभय चौटाला सभी की जमानत जब्त कराकर विजयी होंगे। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर खबर हरियाणा, गुरुग्राम। बढ़ते आगे तो अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर हरियाणा विधानसभा में 2 दिनों का विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू करेंगे। इन तमाम मुद्दों पर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने हमारे संवाददाता रवि चंदेल से विस्तार में जानकारी साझा की। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हर खबर हरियाणा। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस सत्र का जो आयोजन किया जाए, क्या कुछ इसकी कार्य प्रणाली रहेगी, किस तरीके से इसको आयोजित किया जाएगा, और खास तौर पर उपराष्ट्रपति का क्या इस पे योगदान रहेगा? देखिए, हमारे देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं। आजादी की हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, और इस 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इस कड़ी में देश के हर भाग के अंदर बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में हरियाणा विधानसभा का भी एक विशेष सत्र हम आयोजित करने जा रहे हैं, और इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि देश के उपराष्ट्रपति माननीय एम वेंकैया नायडू जी इस सत्र का उद्घाटन करेंगे। इसी सिलसिले में मैंने कुछ दिन पहले उनसे भेंट की थी और उनसे निवेदन किया था कि इस सत्र का वो उद्घाटन करें। मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने निमंत्रण को स्वीकार किया है, और कुछ ही दिनों के अंदर एग्जैक्ट डेट के बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी। ये विशेष सत्र 2 विषयों को लेकर के विशेष तौर पर किया जा रहा है। पहला विषय, लोकतंत्र में विधायक और
विधायिका की भूमिका क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। दूसरा, जो पब्लिक पर्स, इट्स यूटिलाइजेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। जो पैसा जनता के खून पसीने की कमाई टैक्सेस के रूप में सरकार के पास आता है, उस पैसे का जो मितव्यय ना हो, उसका जो खर्च किया जाए उस सावधानी के साथ किया जाए और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी किसकी हो, इन विषयों पर विचार करने के लिए ये 2 दिन का विशेष सत्र हम आयोजित करने जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इस सत्र के आयोजन से जो विशेष तौर पर हमारे नए चुने हुए विधायक हैं, आप जानते हैं कि विधानसभा के अंदर लगभग आधे विधायक ऐसे हैं जो पहली बार चुन करके आए हैं, उन विधायकों को इन विषयों के बारे में जानकारी मिले। और इसके लिए हम कुछ विषयों के एक्सपर्ट्स को भी इस सत्र के अंदर बुला रहे हैं, ताकि जो हमारे विधायक हैं उनको इस विषय की सही जानकारी मिल सके। बताया कि अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर जल्द ही हरियाणा विधानसभा में विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जो है उसका उद्घाटन करेंगे। तो गुरुग्राम में नेहरू स्टेडियम में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर रन फॉर यूनिटी का आगाज किया गया, जिसमें करीब 200 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान वहां मौजूद सभी लोगों को देश की एकता और अखंडता की शपथ भी दिलाई गई। वहीं जिला खेल अधिकारी JK बैनर्जी ने बताया कि हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को रन फॉर यूनिटी का आगाज किया जाता है। इसके आयोजन में तमाम लोग पहुंचते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों को यहाँ लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानकारी दे सकें और उनकी राह पर चलने की शिक्षा दी जा सके। वल्लभ भाई पटेल की जो है राष्ट्रीय एकता और इसकी वजह से आज सारे इंडिया गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा हर जिले में इसका आयोजन किया गया, ताकि बच्चों को उनके जो है दिए हुए जो भी शिक्षा और उनके द्वारा जो भारत की अखंडता को मेंटेन करने के लिए और उसको बच्चे अपने जीवन में पालन करें, उसके लिए ये रखा गया। चलिए यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। खबरें जो सवाल भी है और जवाब भी, खबरें जो आज भी है और कल भी, सुलगते सवालों से बदलते खबरों के मायने, खबरों की नजर और नजरिए को पहचानना, उसे आप तक लाने की जिम्मेदारी, भरोसा जो जोड़ता है खबरों को एक चेहरे से। नमस्कार, मैं हूं सुंदर सोलंकी और अब आपकी आवाज नहीं होगी अनसुनी। हर खबर हरियाणा, मारी खबर मारा चैनल। खबरें जो जोड़ती हैं आपको देश दुनिया से, खबरें जो आपकी आवाज पर टकराती है शासन प्रशासन से, खबरों के तेवर, रफ्तार और सच को लेकर आ रहे हैं आपके बीच हर वो खबर जो जुड़ी हो आपसे। गांव की गलियों से सप्ताह के गलियारे तक आपकी आवाज बनेगी हमारी मुहिम। हर खबर हरियाणा, मारी खबर मारा चैनल। अंधेरे में भी दिखेगी खबरों की रोशनी, क्योंकि मकसद है हर खबर को आप तक पहुंचाना। जब दुनिया सोती है तब भी जागते हैं हम। हरियाणा की छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हम हैं हर खबर।
हर खबर को आप तक लाने की जिद है। सोती रातों में जागती खबरों की खबर रखते हैं हम। जब सोती है दुनिया तो जागते हैं हम। आपके लिए खबरें खंगालते हैं हम, क्योंकि हम समझते हैं हर खबर है जरूरी। रात के सन्नाटे को चीरती अब खबरें देंगी आपके जहन में दस्तक। देखिए रात का रिपोर्टर, सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। वहीं ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रेवाड़ी में खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग की ओर से राव तुलाराम स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी की दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम रविंद्र यादव ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और रन फॉर यूनिटी दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी की दौड़ में सैकड़ों बच्चों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन में रेवाड़ी करीब यहां पर 200 प्रतिभागी शामिल हुए। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहां पर राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई गई। वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस जयंती के उपलक्ष्य में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है और आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है। और जैसा कि विदित है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश में आज़ादी के बाद लगभग 500 प्रांतों को जोड़ने का काम किया था, तो उसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और इस रन का आयोजन किया गया है। और अब खबर नूह से है। नूह में पुलिस की दबंगई देखने को मिली है, जो सीसीटीवी में कैद हो गई है। दरअसल शहर के फिलिंग स्टेशन पर एक गाड़ी सीएनजी गैस भरवाने के लिए पहुंची, जो रॉन्ग के बेटे को मिले सुसाइड नोट से हुआ। दुकानदार की पत्नी ने फाइनेंसरों पर ज्यादा पैसे लेने का आरोप लगाया। दुकानदार की पत्नी का कहना है कि फाइनेंसर को पैसे दे दिए थे, उसके बाद भी फाइनेंसर ब्याज लगाकर और ज्यादा पैसे की मांग कर रहे थे। वहीं पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों के नाम भी हैं। तो 11 महीने के बाद शनिवार को प्रशासन और किसानों की आपसी सहमति के बाद टीकरी बॉर्डर को नियमों और शर्तों के साथ खोल दिया गया। किसानों ने कहा कि टीकरी बॉर्डर को 7 बजे से शाम 8 बजे तक खोला जाएगा, जिसमें बाइक और एम्बुलेंस को निकलने की अनुमति दी जाएगी। फुट का रास्ता खोलने के लिए ऐसी सहमति बन गई है। 2 व्हीलर लंघेगा, पैदल लंघेंगे और ऑटो आएगा, उधरले पासे सवारी तार के मुड़ जाएगा, इधर ऑटो आएगा, इधर सवारी तार के मुड़ जाएगा। ये शाम को 8 बजे बंद हो जाएंगे, सवेरे 7 बजे तक बंद रहेगा। दिन चलेगा, 7 से लेकर शाम 8 बजे तक खुला रहेगा। हाँ, खुला रहेगा। अच्छा, रात में बंद रहेगा। रात में बंद। और 2 व्हीलर और एम्बुलेंस के लिए? हाँ, 3 व्हीलर? हाँ, 3 व्हीलर। 3 व्हीलर का क्या स्टेटस है सर? जो 3 व्हीलर के लिए दिल्ली पुलिस कह रही है। ऑटो उधर आपकी सवारी तारेगा, वो उधर मुड़ जाएगा, इधर। तो अंबाला के कैंसर अस्पताल में मशीनों के साथ साथ और दूसरे यहां पर इक्विपमेंट्स दौरान आज स्वास्थ्य फर्स्ट फ्लोर है, सिविल वर्क से रिलेटेड सारा काम जो है हो चुका है। अब जो चल रहा है वो इक्विपमेंट से रिलेटेड काम नहीं हो, तो कुछ इक्विपमेंट जो है मेजर इक्विपमेंट हमारे आ भी चुके हैं। उनके जो वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व है उनकी इंस्टॉलेशन में वो सारी प्रोसेस चल रही है। तो
तो पूर्वांचल सेवा समिति ने छठ पर्व का आयोजन हर साल की तरह इस साल भी किया जा रहा है, जिसको लेकर समिति ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। रेवाड़ी के सेक्टर 1 में ऐतिहासिक 16 राई तालाब भूमि पर कृत्रिम घाट बनाया जा रहा है। तालाब के आसपास फैली गंदगी को भी लोगों ने साफ कर दिया ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई असुविधा न उठानी पड़े। पूर्वांचल सेवा समिति के प्रधान रामाधार शर्मा ने बताया कि वो हर साल छठ पर्व का आयोजन करते हैं, जिसके लिए उनके पास कोई सफाई घाट नहीं होने की वजह से हर साल कृत्रिम घाट बनाना पड़ता है, जिसका जायजा हमारे संवाददाता महेंद्र भारती ने लिया। भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली माना जाता है, लेकिन दीपावली के साथ पूर्वांचल के लोगों द्वारा छठ पर्व भी मनाया जाता है, जो उनकी आस्था का प्रतीक है। और हर वर्ष यह त्यौहार रेवाड़ी में भी मनाया जाता है, क्योंकि पूर्वांचल के लोग यहाँ भी निवास करते हैं। इसी कड़ी में अब यहाँ पे हम खड़े हैं 16 राई पर, जहाँ 16 राई तालाब पर पूर्वांचल के लोगों द्वारा साफ सफाई की जा रही है और कृत्रिम घाट बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं पूर्वांचल सेवा समिति के प्रधान रामाधार शर्मा से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। रामाधार जी, हर खबर चैनल में आपका स्वागत है और आपसे जानना चाहेंगे कि कृत्रिम घाट बनाने की क्या कुछ तैयारियां आपके द्वारा की जा रही है। धन्यवाद आप सबका, और आप सबके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँ कि हमारे जितना महान जन्मभूमि है उससे कहीं अच्छा हमारे कर्म भूमि रेवाड़ी है। हमारे इस साफ सफाई में हमारे रेवाड़ी के काफ़ी लोगों का सहयोग रहा है। ऐसे फाइनेंशियली तो नहीं, लेकिन इस ढंग से मदद तो ज़रूर करते। कोई श्रमदान कर दिया, कोई आकर के हमारे साथ रह गया, और आप जैसे चैनल वाले लोग एक एक चीज़ को बताते हैं, दिखाते हैं, इससे हमारी मनोबल बढ़ती है। किस तरह से अभी कृत्रिम घाट बनाने की तैयारी कर रही है, कितने कर्मचारी जुटे हुए हैं और कितना हर साल आपको खर्चा आ जाता है, क्योंकि कृत्रिम घाट हर वर्ष बनाना पड़ता है। अगर एक स्थायी घाट आपके लिए बन जाए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सुविधा होगी और लोग भी ज़्यादा एक जगह से एकत्रित हो पाएंगे, लेकिन स्थायी घाट तो अभी है नहीं आपके पास। और कृत्रिम घाट बनाने में कितना खर्चा हर बार आपको करना पड़ता है? हमारे ये घाट बनाने में करीब लाख सवा लाख रुपए हर साल लगता है। कभी वहाँ किए, कभी वहाँ किए। ऐसे अस्थाई एक घाट मिल जाए और एक चीज़ मिल जाए, जैसे आपकी 16 राई मिल गया है। 16 राई हमारे परमानेंट के लिए मिल जाता है कि हर साल आप साल में एक बार 2 दिन के लिए पूजा करते हो, 2 दिन के लिए मिल जाए तो हम इस घाट को चमका करके रखेंगे। हम इस वो जो है तालाब है 16 राई तालाब को 16 के 16 रास्ते को हम खोल देंगे और 16 राई तालाब को ऐसे बना देंगे जैसे दूर दूर से लोग आएंगे यहाँ देखने के लिए, घूमने के लिए। ऐसा मेरा तो मन है, हमारे टीम का ये मेहनत है। हमारे टीम में आप देख रहे हैं कि 1 हफ्ते से काम चल रहा है। 10 से 15 लोग डेली लगे रहते हैं और मेहनत करके, कुछ लेबर भी बाहर से रखते हैं। और इसको जहाँ खड़ा नहीं हो सकता, आदमी अंदर घुस नहीं सकता था, वहाँ अब घाट तक पहुँच जाता है आदमी। बाइक भी पहुँचती है, ट्रैक्टर भी आ रहे हैं, कारें भी लोग लेकर के आ जा रहे हैं। तो हुआ है मेहनत। चलिए, इसी के साथ हर खबर पर मेरे साथ इतना ही।